बहुत सिंपल आंसर, बहुत सिंपल आंसर कहता है पाकिस्तान, दिमाग कहता है इंडिया। 80% जो है वो इंडियंस जो है वो स्टेडियम में छाए हुए होंगे, सो इट विल बी अ गेम ऑफ नर्व्स आल्सो। इंडिया के सामने हम ये हर हरबा आजमाने की कोशिश करते हैं, किसके साथ हम मैच देख रहे हैं और किसके साथ कहाँ बैठ के देख रहे हैं। कोई दोस्त आपका मनहूस साबित हुआ है उस दिन, उसको ना बुलाना। खेल वो रहे होते हैं, तैयारी हमारी होती है। हॉट फेवरेट कौन है इस वक्त? यहाँ पे जब ओपोनेंट भी चौका छक्का मार रहा होता है, तालियां बज रही होती है, इंडिया में सन्नाटा, साइलेंस हो जाता है। वो ऐसा माहौल नहीं है। सहवाग हो, गंगूली क्या, तेंदुलकर क्या, आज तक नहीं भूले। न्यूट्रल एम्पायर्स हैं आईसीसी के। न्यूट्रल है वो वाले न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल एम्पायर है, कोई धांधली का चांस नहीं है। मसला ये स्पिनर हम एक खिला रहे हैं, और हमारी टीम मैनेजमेंट समझती है कि इन कंडीशंस में एक स्पिनर काफी है। पाकिस्तान का उनके सामने ट्रैक रिकॉर्ड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ हमारा जो रिकॉर्ड है ना, वो बहुत बेहतर है इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग टीम हो, आई विल बैक पाकिस्तान। आपका जो लास्ट पॉडकास्ट था इलेक्शन 2024 की रिगिंग के हवाले से, उसने बड़ा परेशान किया। शुक्र है कि आपने सियासत पर नहीं, क्रिकेट पे बात करने के लिए बुलाया है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। वैसे तो आप देखते रहते होंगे मेरे चैनल पे कि हम सियासतदानों को ज़्यादातर बुलाते हैं, उनसे जो है वो सियासत में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन इस वक्त क्रिकेट फीवर जो है वो जारी है पाकिस्तान में और दुनिया भर में, और हम भी इसी फीवर का शिकार है। तो हमने सोचा क्यों ना आज की पॉडकास्ट जो है वो क्रिकेट के नाम की जाए। 29 साल बाद एक बड़ा क्रिकेट इवेंट जो है वो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, और ये एक बिग अचीवमेंट है। 2017 में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी, इंडिया को हराया था हमने, और पूरे मुल्क को जो है वो ये खुशी हासिल हुई थी। बात करते हैं डिटेल में कि कौन होंगे फेवरेट्स इस टूर्नामेंट के, कौन फेवरेट्स हैं, कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और पाकिस्तान का इस वक्त जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो कैसा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद इकबाल, सो लेट्स चैट विद हिम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम। एंड थैंक यू सो मच शहजाद। वैसे तो आपसे जो है वो सियासत पे जो है काफ़ी डिटेल में हम आपको बुलाते हैं और आपसे बात करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि क्रिकेट पे क्यों ना, आप क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, क्यों ना इस पे आपसे जो है नहीं, आपका बहुत शुक्रिया रबिया वापस मुझे मौका देने का, और शुक्र है कि आपने सियासत पर नहीं, क्रिकेट पे बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा, हाँ, क्रिकेट पे करें, टेनिस पे करें, स्नूकर पे करें, ये इन चीज़ों पे बात करें। आपका जो लास्ट पॉडकास्ट था इलेक्शन 2024 की रिगिंग के हवाले से, उसने बड़ा परेशान किया है। अच्छा। तो हाँ, ये अच्छा है, क्रिकेट पे बात करें, जितनी बात करनी है। इसमें भी आजकल तो यहाँ पे भी वैसे हसासियत बढ़ गई है थोड़ी सी, लेकिन आई गेस इस वक्त तो इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। करंट अफेयर्स इज क्रिकेट राइट नाउ। बिल्कुल। और वही जैसे मैंने कहा कि एक पूरे मुल्क के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, लोग परेशान रहते हैं, कोई अच्छी खबर जो है वो नहीं नज़र आती, लेकिन इसमें जो है वो लोग इतने गुम हो जाते हैं और इतने खो जाते हैं कि आई थिंक वो फॉर द टाइम बिंग बाकी सारी परेशानियां जो हैं वो साइड पे चली जाती हैं। बिग अचीवमेंट शहजाद कि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी रुकावटें आई, ऐसा लग रहा था हम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। इंडिया ने भी काफ़ी जो है वो इसमें पंगे डाले, लेकिन फाइनली वी आर डूइंग दिस। एब्सोल्युटली। और 29 साल बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है, बहुत खुशी है। लास्ट टाइम जब हुआ था 1996 में वर्ल्ड कप था, जो श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान में साथ होस्ट किया था, और उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी दूसरे ममालिक की तरह नॉर्मल थे, तो बड़ा फ्रीक्वेंटली होते थे। 87 का वर्ल्ड कप हुआ, फिर 92 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका को ये वर्ल्ड कप मिल गया। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंटली होता था, टीम्स भी आ रही थी। 2008 का अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, क्रिकेट भी यहाँ से खत्म हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट आई है, और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी आई है। और आपको पता है ना कि इसमें भी इंडिया ने पंगा डाल दिया था। इंडिया ने जब कहा हम नहीं आएंगे, तो पहले तो उनकी एक कोशिश थी कि अगर हम नहीं जाएंगे ना, तो ये इवेंट पाकिस्तान में ना हो, ये किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे शिफ्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि हम तो नहीं आ रहे, और क्योंकि वो चौधरी हैं क्रिकेट के, तो वो चाहेंगे कि क्योंकि पूरा क्रिकेट का जो ये आप कह सकते हैं मेला है वो रन करते हैं, फाइनेंशियल पावर उनके पास है, मसल उनके पास है, तो वो चाहते थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह कहीं हम और खेल लें। तो आई गेस उस सर्कमस्टांसेस में हमने एक अच्छी डील क्रैक की है। आइडियल तो ये होता है कि इंडिया यहाँ आता और हमें बड़ा मजा आता है। देखिए, हम क्रिकेट फैंस हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह यहाँ के खेलते, आपको क्या जबरदस्त उनको एक वेलकम यहाँ पे मिलता है और इतना अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान का क्राउड आप देखें, वो इंडिया की तरह भी नहीं है। यहाँ पे जब ओपोनेंट भी चौका छक्का मार रहा होता है, तालियां बज रही होती है। इंडिया में सन्नाटा, साइलेंस हो जाता है। वो ऐसा माहौल नहीं है। और अभी आपने देखा है नेटफ्लिक्स पे जो रिसेंट पाक इंडिया जो एक सीरीज आई है, उसमें आप देखें 2004 में बड़ा रिलक्टेंट थी इंडिया की टीम यहाँ आने से, सिक्योरिटी कंसर्न्स, पॉलिटिकल कंसर्न्स।
लेकिन उससे परवेज मुशर्रफ थे, और इसके अलावा जो फैंस ने वेलकम दिया, वो क्रिकेटर सहवाग हो, गंगूली क्या, तेंदुलकर क्या, आज तक नहीं भूले। तो वो आते आइडियल था, वो नहीं आए तो हमने ये बिल्कुल ठीक स्टांस लिया अपना कि अब हम भी वहां पे नहीं जाएंगे। अगले 3 साल में जो आईसीसी इवेंट्स इंडिया में होने हैं, पाकिस्तान विल प्ले ऑन न्यूट्रल ग्राउंड 2027 तक। अगला जो है देखें, उसमें तो वैसे ही हमने अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने थे, लेकिन इफ वी रीच सेमीफाइनल, इफ वी रीच फाइनल ऑफ दैट टूर्नामेंट, तो वो इंडिया में होने हैं। वहां पे हमारा टेस्ट केस होगा कि हम फिर ये पोजीशन लेंगे कि नहीं, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, हम श्रीलंका में खेलेंगे। तो ये एक अच्छा हमने मेरे ख्याल से उनको जवाब दिया है। आई होप कि हम इस पर कायम रहें, ऐसा ना हो कि कम वर्ल्ड कप, कम अदर टूर्नामेंट्स आईसीसी, और फिर हम जो है वो दोबारा घुटने टेक दें, क्योंकि हम 3-4 मरतबा उसके बाद जा चुके हैं। जब उन्होंने बाइकआउट किया है, हम 2012 में खेलने गए, हम 16 वर्ल्ड कप खेलने गए, 23 भी गए, तो हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की है, उन्होंने नहीं की है। तो आई होप वी स्टिक बाय इट, बट वी आर वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है। बड़ा टूर्नामेंट है और मजेदार टूर्नामेंट है। बिल्कुल। सो यू आर सेटिस्फाइड जिस किस्म की नेगोशिएशंस हमने इस पूरे टाइम पीरियड में की, क्योंकि इस पे भी बड़ी तनकीद आ रही थी कि हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, हमें जो है वो बिल्कुल उनके बात इस तरह से नहीं मान लेनी चाहिए। तो यू आर सेटिस्फाइड जिस तरह से हमने ये तो नहीं हो सकता ना, अगर इंडिया कह रहा है कि हमारी हुकूमत कहती है कि हम नहीं ट्रैवल करेंगे, तो हम उनको घसीट के तो नहीं ला सकते। अब बेस्ट बार्गेन यही था कि फिर बराबरी की सतह पे फैसला होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि फिर पाकिस्तान जाता रहे और आप नहीं आए, तो उस लिहाज से अच्छा है। दूसरा एक जो बड़ा मसला था वो हमारे ग्राउंड्स का था। गद्दाफी स्टेडियम तो ऑलमोस्ट हमने पूरा ही रिकंस्ट्रक्ट किया। मैं अभी नेशनल स्टेडियम कराची का है, वहाँ से होकर आया, वहाँ उन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई है, सीट चेंज किए हैं, व्यू अभी भी ठीक है, उन्होंने ग्रिल्स छोटी कर दी है, उतना आइडियल नहीं है, बट आई गेस वो नेक्स्ट फेज में होगा। तो ये इस पे बड़ा प्रेशर था रबिया कि क्या हम ये ग्राउंड वक्त पे मुकम्मल करेंगे, और इसमें क्रेडिट जाता है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, जो कि कह रहे थे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम क्योंकि मैच देखने पे गए हुए थे, वहाँ पे हमारी मुलाकात भी कुछ लोगों से, तो उसमें ये जो ट्राई सीरीज थी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, ये होनी तो कराची और लाहौर में नहीं थी, लेकिन ये वेन्यू शिफ्ट किया गया यहाँ पे ताकि बताया जाए आईसीसी को भी, दुनिया को, और खासतौर पे इंडिया के जो मीडिया है उनको, कि हम तैयार हैं, हमारे ग्राउंड तैयार हैं। आप जो ये वहाँ बैठ के ये मीम्स बना रहे हैं या खबरें दे रहे हैं कि नहीं ग्राउंड तैयार नहीं होंगे वक्त पे और फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो ये मकसद ये था इन वेन्यूज पे शिफ्ट करने का कि हमारे ग्राउंड्स आर रेडी, वी आर रेडी टू होस्ट द क्रिकेट एंड वी आर डूइंग इट नाउ। जबरदस्त। और आई थिंक वो इसलिए भी डिले हुआ क्योंकि आईसीसी का डिसीजन जो है वो नहीं आ रहा था मेरे ख्याल से ना, कि उससे भी स्लो हुआ, बट ऑब्वियसली हमने जो अपना टाइम फ्रेम, क्योंकि ये देखें ये इस वर्ल्ड कप के लिए तो या इस आईसीसी इवेंट के लिए तो नहीं है, स्टेडियम्स तो हमारे रहने हैं, जो टाइम फ्रेम था उसमें हमने मुकम्मल करना था। सही है। आ जाते हैं टीम पे। सही है, ऐसा लग रहा था सारे एक्सपर्ट्स को, तमाम लोगों को, कि वनडे में एटलीस्ट जो है वो हमारी टीम जो है वो स्टेबल, वनडे फॉर्मेट में स्टेबल नज़र आ रही है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन होती है, और जिस पे कई सवाल जो है वो उठ जाते हैं। मैं चाहूँगी आप बारी बारी उन सवालों को जो है वो केटर करें। बाबर आजम के हवाले से जो है एक रेगुलर ओपनर ना होना, और फिर बाबर आजम को एज एन ओपनर खिलाना, एक स्पिनर का होना, और हमारे फास्ट बॉलर्स का जो है वो फॉर्म में ना हो। क्या टीम मैंने निकाल ली है, ओके ठीक है, टीम मैंने निकाल ली है, लेकिन बाबर आजम पे आने से पहले साइम अयूब, ओके, व्हाट अ बिग लॉस, सच अ ह्यूज लॉस रबिया। आई मीन आपको इतने अरसे बाद एक मॉडर्न डे कंप्लीट बैटर मिला था, जिसको लोग कंपेयर कर रहे हैं सईद अनवर से, और ऑब्वियसली कंपैरिजन तो लोग करते हैं, बट आई थिंक इतना प्योर टैलेंट, और ऐसा नहीं है कि मतलब बस आंखें बंद की हिट कर दी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स और प्रॉपर 360 प्लेयर जिसको आप कहते हैं ना, वो हमारे पास नहीं था। मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए खास तौर पे वाइड बॉल में आपको जो चाहिए ना, ही इज़ द पर्सन। और मुझे बड़ा अफसोस है वो इंजर्ड हो गए। लास्ट 3 सीरीज, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो, जिम्बाब्वे, उसमें उसका बड़ा अहम रोल था। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, आई एम अ ह्यूज फैन। तो मैं जब ये इसका डेब्यू हुआ था ना, उस वक्त हमारी बी टीम गई थी अफगानिस्तान से खेलने, उसमें 3-4 लड़के हमने रेस्ट किए थे और नए लड़के थे, उसमें हारिस भी थे, उसमें तैयब भी थे जो टीम में इस वक्त हैं, तैयब ताहिर और साइम अयूब। आई थिंक सेकंड मैच में सिर्फ 49 किया था, बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस में। उस दिन से मैं कह रहा था कि इस लड़के को आप ना ड्रॉप करें, ये आपका ओपनर है। लेकिन आपने क्या किया, पहले आप वर्ल्ड कप में गए 2023 में, आपने वहाँ पे इमाम से ओपन कराया क्योंकि वो खेलता आ रहा था, आपको बिठा देना चाहिए था। यू शुड हैव गिवन साइम अ चांस। ये फ्लैट विकेट्स में तो आपको छोड़ेगा नहीं। दूसरा फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप यूएस में हुआ, वहां पे आप इसको लेके गए, लेकिन आपने प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। वही आप बाबर और रिजवान ओपन करने आ गए T20 में। ही शुड बी प्लेइंग। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब इसने आपने डेब्यू किया वाइड टेस्ट मैच में, आप बेशक बाद में डेब्यू कराते, वाइड बॉल में तो देयर इज नो कंपैरिजन, कोई करीब भी नहीं आता इस प्लेयर के इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली। तो एक बड़ा वैक्यूम जो है वो हम क्रिएट कर गए साइम, और हम मिस करेंगे इस टूर्नामेंट में। और अब बाबर आजम को आपने ओपनर बना दिया। बाबर आजम को ओपनर बना दिया है।
اپنی کوئی فل فارم میں بھی جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے, ریگولر اوپنر نہیں ہے آپ کے پاس, اسپنر آپ ایک کھلا رہے ہیں, فاسٹ پیسرز جو ہیں وہ آپ کے وہ بھی فل فارم میں جو ہے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے. آپ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑی ڈیبیٹ تو دیکھیں کمپوزیشن پہ ہم آتے ہیں باری باری, لیکن بابر اعظم سے شروع کریں کہ کیا اس کو ون ڈاؤن کھیلنا چاہیے تھا یا اوپنر آنا چاہیے تھا. بابر اعظم T20 میں ڈیبیٹیبل ہے, اوپنر کھلائیں ون ڈاؤن کھلائیں, کیونکہ جتنا تیز کھیلنا ہے آج کل ہو گیا گیم وہ اتنا تیز نہیں کھیلتے, ان کا اسٹرائک ریٹ کم ہے, بیٹنگ ایوریج بہت اعلیٰ ہے. ٹیسٹ میچ میں آئی تھنک آؤٹ آف فارم ہے, انڈر پرفارم کر رہے ہیں, بٹ اوبیسلی وی نو ہی از اے گریٹ پلیئر. بٹ ون ڈے جو ہے نا یہ ان کا بیٹل فیلڈ ہے, یہ مطلب یہ ان کا گراؤنڈ ہے, اس میں آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ اس سے بہتر پلیئر آپ کے پاس اس وقت کوئی ہے, وہ ایک پلیئر ہے. تو ایک پوائنٹ آف ویو تو یہی تھا, وہ ون ڈاؤن کھیلتے ہیں, وائی ڈسٹرب یور آرڈر اینڈ میک ہم این اوپنر. جو چیز صحیح آپ کہتے ہیں نا, when there is no need to fix, don't fix it. تو آپ اس کو ون ڈاؤن کھلاتے. لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا اوپنر کون ہوتا ہے. عبداللہ شفیق ابھی پچھلے سیریز میں بری طرح ناکام ہوئے, 3 تو شاید انہوں نے ڈک کھائی ہیں. امام الحق ہمیں پتہ ہے ایک پیس سے کھیلتے ہیں, کھیل چکے ہیں, ٹائم دے چکے ہیں, وی آر لوکنگ فارورڈ. تو دوسرا کوئی آپشن تھا نہیں. ایک آپشن ہو سکتا تھا, شان مسعود آپ کے ٹیسٹ میں کیپٹن ہیں, وہاں پہ اوپن بھی کرتے ہیں. آئی ایم ویری سرپرائزڈ, انہوں نے پاکستان کے لیے T20 کھیلا, ٹیسٹ تو بہت زیادہ کھیلا, ون ڈے میرے خیال سے 6 یا 8 انہوں نے کھیلے ہیں, جبکہ لسٹ اے جو ہماری ایک ڈومیسٹک کرکٹ ہے ون ڈے کی, اس میں ان کا 52 کا ایوریج ہے ایٹ 85 اسٹرائک ریٹ. تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آج تک انہوں نے ڈفرنٹ فارمیٹس میں کھیلا ہے, لیکن جس فارمیٹ میں وہ ڈیزرو کرتے تھے اس میں ان کو زیادہ چانس نہیں ملا. تو یہ ایک آپشن ہو سکتا تھا, اس کے علاوہ مجھے کوئی اوپننگ آپشن نہیں نظر آ رہا تھا. تو اسی لیے بابر اعظم کو اوپنر لے کر آئے, اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, ون ڈے میں اوپن کرنا ون ڈاؤن کھیلنے میں زیادہ فرق نہیں ہے. آپ نیا بال کھیل رہے ہوتے, دونوں سائڈ سے نیا بال ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹنڈولکر جب آئے تھے 5ویں 6 پہ کھیلتے تھے, وہاں سے ان کو اوپنر بنایا. سہواگ مڈل آرڈر میں تھے, اوپنر لے کر آئے. گنگولی مڈل کھیلتے تھے, وہ اوپنر بنے. تو اوپنر بننا ون ڈے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, صرف ایک سائیکولوجیکل شفٹ ہے جو انہوں نے کر رہے ہیں کہ یار میں اس پوزیشن پہ بھی کمفرٹیبل ہوں. تو آئی تھنک اس حساب سے تو ٹھیک ہے, بیکاز اگر آپ شان مسعود 35 سال کے شخص سے ان کو لانا چاہتے ہیں تو الگ بات تھی, ادروائز یہ پھر بہتر فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, بفور آئی موو آن ٹو دا کمپوزیشن, اور ہم بات کریں کہ ہمارے پاس اسپنر جو ہے وہ ایک اور کھلانا چاہیے نہیں کھلانا چاہیے, اور ہمارے پاس پیسرز کا جو ہے وہ اس وقت کیا پوزیشن ہے. ایک بڑا مزے کا کامنٹ جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے جو رضوان نے اس وقت دیا, ایک پریسر وہ کر رہے تھے, ان سے کہا کہ یہ اتنی انپریڈکٹیبل جو ہے وہ ہماری ٹیم ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ, اس کا بڑا لمبا جواب ہے, لیکن ہمارا کلچر جو ہے نا وہی اتنا انپریڈکٹیبل ہے. اور جو ہے انہوں نے کہا دیکھیں ہم ایک دن جو ہے وہ آسٹریلیا کے اگینسٹ جیت بھی جاتے ہیں, اگلے دن ہم زمبابوے سے ہار بھی جاتے ہیں. اور ابھی بھی جو ٹرائی سیریز ہے اس حوالے سے بھی میں کہوں گی اتنا ہائی اسکور چیز کرنا, 350 جو ہے وہ چیز کرنا, اور پھر اگلے دن آپ کی بیٹنگ بیٹھ جائے, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل, میرے خیال سے دیکھیں اسپورٹس آپ کسی بھی ملک میں لے لیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آئسولیشن میں آپ کر سکتے ہیں, ایک عرصے کے لیے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوتا. ادروائز اب تو سائنٹیفک اتنی زیادہ ہو گئی ہے, چاہے آپ کا فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, ٹینس ہے, کہ جو آپ کی نیشن کی, جس طرح آپ کا نیشن اٹھے گا نا, جو ٹیلنٹ ہوگا عوام میں, وہی آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. آسٹریلیا کیا کہتے ہیں کہ یار آسٹریلیا نیور گیوز اپ, چاہے آپ کوئی بھی اسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی بھی شعبہ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایسے ہی نکلیں گے. اس میں سب سے بڑی مثال انڈیا کی میں آپ کو دیتا ہوں. 90s تک ہم انڈیا کا پھینٹا لگاتے تھے, چاہے شارجہ میں کھیل رہے ہوں, چاہے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہوں, یا وہاں جا کے ٹریول کر رہے ہوں, کہ وی ور آلویز سپیریئر. ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی نظر آتا تھا ان کے ساتھ. وسیم اکرم, وقار, شاہد آفریدی, ایک جب وی یوز ٹو میٹ دیم آئی ٹو آئی, اور ان کی ٹیم نا بڑی کمزور سی ٹیم سمجھی جاتی تھی, جو بلی ہو جاتی تھی, چاہے وہ پاکستان سے ہو رہی ہو, انگلینڈ سے ہو رہی ہو, آسٹریلیا سے ہو رہی ہو. لیکن دیکھیں جب انہوں نے اپنی اکانومی اوپن اپ کی, ان کے گیم میں پیسہ آیا, آج وہ چودھری بن کے بیٹھے ہیں نا. یہ جو ان کے پاس اس وقت جو ایک ان کے آپ دیکھیں وراٹ کوہلی, یا جو ایگریسو ایٹیٹیوڈ گنگولی سے شروع ہوا, پھر دھونی, یہ سارے نظر آ جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ میں نظر آتا ہے, بیکاز یو آر رننگ دا شو. آپ کو پتا ہے کہ ان پلیئرز نے IPL کھیلنے آنا ہے, کیا کر رہے گا وہ, کتنا ہمیں وہ تھریٹ کرے گا, کوئی بورڈ ہمارے خلاف کیا کر سکتا ہے. اگر وراٹ کوہلی نے کسی کو دھکا دے بھی دیا, وہ سسپینڈ تھوڑی ہوگا میچز کے لیے, فائن ہی لگے گا نا اس کو. سو آپ کا پورا یہ ایز یور کنٹری گروز, یور اکانومی گروز, بیکاز اب تو کنٹری گرو کرنے کا ایک طریقہ یور اکانومی گروز, یو بیکم فائنینشلی پاورفل. آپ کو وہ ہر شعبۂ زندگی میں, چاہے وہ اسپورٹس بھی, اس میں نظر آئے گا, وہ کانفیڈنس نظر آئے گا. تو بالکل ہم اسی طرح انپریڈکٹیبل ہیں, اور وہ ہماری گیم میں ہمیں نظر بھی آتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا کمبینیشن, مجھے ایک ایشو پاکستان جو وائٹ بال میں نظر آتا ہے, وہ T20 میں بھی تھا, ون ڈے میں بھی ہے. ہمارے پاس ایک جیسے بہت سارے پلیئر ہیں, وہ ایک ٹیمپو پہ کھیلتے ہیں نا, ایک ٹیمپلیٹ پہ کھیلتے ہیں. بابر اعظم اس وقت آپ کا اوپنر فخر از اے ڈفرنٹ, اوبویسلی وہ ایک ایگریسو پلیئر ہے. بابر اعظم کے بعد آپ کا سعود شکیل, یا اس کی جگہ کامران غلام ہوتے, رضوان, یہ آلموسٹ سملر کائنڈ آف گیم کھیلتے ہیں نا. بیچ میں آپ کے پاس کوئی الٹرا ایگریسو پلیئر نہیں ہے. شبمن گل ہے جیسے انڈیا کے پاس,
क्लासन आ जाता है साउथ अफ्रीका के पास, भाई भी 4-5 पे मैक्सवेल आ जाता है कहीं पे, तो वो गेम चेंज कर सकते हैं आपके वहाँ पे. नीचे तो होते ही हैं 5वें 6वें 7वें पे तो होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिटर्स होते हैं. सलमान अली आगा एक अच्छा कहते हैं ना हवा का झोंका है, उन्होंने अच्छा खेला है. उनका स्ट्राइक रेट लिस्ट है क्रिकेट पे भी बाय द वे 95 है, तो वो पोटेंशियल रखते हैं कि एग्रेसिव गेम खेलें. तैयब ताहिर को ज़्यादा नहीं देखा, बट तारीफें सुनिए कि वो भी तेज़ खेल सकते हैं. तो ये, लेकिन उन्होंने क्रिकेट कम खेली है, तो ये आते हैं 5वें 6वें पे. तो टॉप 4 आपका टॉप 4-5 ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेयर्स पे मुश्तमिल होता है. तो ये मुझे थोड़ा सा एक पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आता है, एक आपके तेज. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइम और फ़खर होते हैं, बाबर नंबर 1 3 पे आ रहे होते, 4 पे रिजवान, 5 पे सलमान. एक सॉलिड टीम आपकी, सॉलिड बैटिंग उस वक्त होती. तो ये तो आपकी बैटिंग का कॉम्पोजिशन है. लेट्स कम टू बॉलिंग नाउ. आप जो है हम हेविली रिलाई करते हैं ऑन फास्ट बॉलर्स. तो इस वक्त फास्ट बॉलर्स की क्या सिचुएशन है, गिवन कि शाहीन है हमारे पास, उनकी फॉर्म किस तरह की आपको नज़र आ रही है? नसीम सर्जरी के बाद जो है वो ऐसा लग रहा है उस रिदम में जो है वो नहीं है. हारिस रऊफ इस वक्त जो है वो इंजर्ड है. लेट्स होप कि वो भी जो है वो रिकवर हो जाए. अब फास्ट पेसर्स, क्योंकि हम इतना हेविली रिलाई करते हैं और इंडिया का जो एक बड़ा शो जो है वो होता है और जो हम जिसका सब इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसमें हम इन्हीं पे रिलाई कर रहे होते हैं. सो टेल मी अबाउट दैट. अच्छा, फास्ट बॉलर्स, हारिस रऊफ से मेरी मुलाकात हुई जिस दिन ये साउथ अफ्रीका का मैच था, वो वहाँ पे मौजूद थे. तो ही सेड कि यार मेरा कोई टेयर वगैरह नहीं है, अच्छा, मैं रेस्ट कर रहा हूँ इस मैच के लिए, फाइनल के लिए, ताकि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तियाब हूँ. बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट कंडीशंस में देखें उनका पेस बहुत ज़्यादा है. इन फ्लैट विकेट्स पे आपने नहीं खेली क्रिकेट, लेकिन मैं बता दूं फ्लैट विकेट्स पे जब आपके पास बॉल आता है 145-150, तो इतना अच्छा बैट पे आता है कि आपको सिर्फ रखने की देर होती है. तो आप देखें अभी वर्ल्ड कप में जब हम गए थे इंडिया में, तो काफ़ी पिटाई हुई थी हारिस रऊफ की. इन कंडीशंस में फ्लैट विकेट्स पे मेरे ख्याल से एक डिसिप्लिन ज़्यादा चाहिए होता है, वेरिएशन ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो एक थोड़ा सा वीक फैक्टर हो जाता है. अदरवाइज इज़ अ वेरी गुड बॉलर. ऑस्ट्रेलिया में आप खिला लें, इंग्लैंड में खिला लें. ऑस्ट्रेलिया तो सेकंड होम ग्राउंड है उनका. साउथ अफ्रीका में अभी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ के लिए फैंटास्टिक है. शाहीन मुझे लग रहा है पेस थोड़ा वापस आ रहा है. पिछले 1-1.5 साल हमने देखा कम था, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज में उनको बिठाया, तो अब उन्होंने फिर उनका पेस हमें नजर आना शुरू हुआ है कि वो वापस 140 कर रहे हैं. वेरी की फिगर. नसीम शाह, हमने उनको फिर बहुत ज़्यादा बॉलिंग करा ली है. ही इज़ द ओनली परहैप्स बॉलर फास्ट बॉलर्स में जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है. टेस्ट मैच में भी अच्छा आउट स्विंगर करते हैं वो, वनडे T20, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, तो वो भी हमें थोड़ा सा फटीग उनमें नजर आ रहा था. यू थिंक कि सर्जरी के बाद जो है वो थोड़ा स्लोली जो है वो फास्ट बॉलर को टाइम लगता है. चौथा, ये 3 बॉलर है हमारे पास, अगर इनमें से कोई इंजर्ड होता है तो हसनैन आएंगे, वरना एक ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ है जिन्होंने सिर्फ 2 ओवर किए पिछले गेम में, तो आई डोंट नो इनकी भी रिप्लेसमेंट हो नहीं सकते. मसला ये स्पिनर हम एक खिला रहे हैं, और हमारी टीम मैनेजमेंट समझती है कि इन कंडीशंस में एक स्पिनर काफी है. आपको पता है इंडिया के, आई डोंट थिंक सो एक स्पिनर से आपका नहीं काम चलना. लेकिन हाँ ठीक है, हमारे पास हैं सलमान आगा वगैरह जो पार्ट टाइम करेंगे, लेकिन अबरार अगर 1-2 मैच बुरा परफॉर्म करते हैं, हमारे पास वी हैव नो बैकअप. और कुछ कंडीशंस शायद ऐसी भी हो सकता है दुबई में हो जहाँ हमें 2 स्पिनर खिलाने पड़े, मतलब पार्ट टाइमर्स के अलावा मैं बता रहा हूँ 2 स्पिनर खिलाने पड़े. हो सकता है वहाँ आपको एक फास्ट बॉलर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. इंडिया 4-5 स्पिनर्स के साथ जा रहा है. आई थिंक 5 है उनके पास स्पिनर्स, 5 स्पिनर्स. अच्छा. इस अभी न्यूजीलैंड से जो पहला मैच है हमारा 19 तारीख को कराची में, न्यूजीलैंड के 2 मेन स्पिनर्स थे, ब्रेसवेल और सैंटनर, और इसके बाद तीसरा उनका पार्ट टाइमर था फिलिप्स. 26 ओवर करवाए उन्होंने, तो और 2 जो मेन स्पिनर्स थे उन्होंने 58 रन देके 4 विकेटें लिए. तो ऐसा नहीं है कि इन विकेट्स पे स्पिनर नहीं चलते. व्हाई आर वी अज्यूमिंग कि नहीं फास्ट बॉलर है, ये मसला है. जो सबसे बड़ा मसला रविया वो है नंबर 7 का. नंबर 7 पे खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ, ये 2 आपके पास कहते हैं ना वो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर, वो ये होते हैं कि थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं. वैसे तो बैटर हैं खुशदिल शाह, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए, मतलब बहुत ही गैप के साथ 1-2 फिनिश कर लिए, लेकिन इतने कंसिस्टेंटली उन्होंने नहीं किया. ही इज मेकिंग अ कमबैक बेस्ड ऑन BPL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग परफॉर्मेंस, नॉट पाकिस्तान डोमेस्टिक. फ़हीम ने तो शायद बेहतर डोमेस्टिक में किया है. उन्होंने भी 1-1.5 साल से कोई कुछ खास खेला नहीं है. अभी कॉम्बिनेशन का मसला है ना. 7वां ये है कि देखें अगर 7th की जगह आप बॉलर खिलाएंगे तो आपकी बैटिंग छोटी हो जाती है. 6 बैटर हैं, 5 बॉलर हैं. ठीक है, समझ रही हैं आप. अगर आपने 7 बैटर खिला दी तो 4 बॉलर हो गए. तो 7वें पे आपका एक जेन्युइन ऑलराउंडर होता है. इंडिया के पास तो जडेजा है, अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, मैक्सवेल कर लेते हैं बॉलिंग, इसके अलावा कमिंस खुद इतनी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं. लेकिन शहजाद हमारे पास ऑप्शन है. मेरे ख्याल, मैं तो ये बता रहा हूँ, यही तो मसला है. 7 पे आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं है. हाँ. एक ऑप्शन आपके पास था आमिर जमाल, जिसको आपको तैयार करना चाहिए था. ज्यादा क्रिकेट देते तो आमिर जमाल अगर खेलते 7 पे, तो 8वें तो आप एक फास्ट बॉलर कम खिला के, कंडीशंस अगर आपको सूट करती, आप एक किसी फास्ट बॉलर को बिठा के, चाहे वो नसीम होते चाहे वो हारिस होते, आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते थे अबरार की जगह. और अगर आपको लगता है कि नहीं ये फास्ट बॉलिंग कंडीशंस है, तो आप 7वें पे आमिर जमाल को खिला के 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाते.
تو آپ کو کمبینیشن بن سکتا تھا, لیکن ان کو بھی ہم نے اتنی کرکٹ نہیں دی اور ان کو اسکواڈ میں بھی نہیں رکھا ہے. تو نمبر 7 پہ ایک اچھا آل راؤنڈر ہونا ون ڈے کرکٹ میں بہت لازمی ہے. وہاں آپ کو وہ ہمارے پاس ہے نہیں, یا ہم فہیم اشرف کو کھلائیں گے یا ہم فضل شاہ کو کھلائیں گے, یہی آپشن ہمارے پاس ہے. ہم اسی کے ساتھ جا رہے ہیں, اسی کے ساتھ جا رہے ہیں. اینڈ یو تھنک کیونکہ آپشنس اتنے ہیں نہیں, تو کیا ڈفرینٹ ٹیمس سے ڈفرینٹ کمبینیشنز جو ہے وہ ہم ٹرائی کریں گے, کمپوزیشنز ٹرائی کریں گے, جیسے فار لیٹس سے اف یو آر پلینگ اگینسٹ انڈیا, یا ہمارے پاس کوئی آپشنز ہی نہیں. بیسٹ 11 تو دیکھیں یہ 5 تو آپ کے ٹاپ پکے ہیں. کون ہے؟ 6 پہ طیب طاہر ہوں گے آپ کے, 7 پہ خوشدل ہوں گے, ٹھیک ہے, 8 پہ آپ کے شاہین, نسیم شاہ, حارث رؤف اور ابرار. یہی آپ کا بیسٹ کمبینیشن ہے. کوئی اس میں سے, کیونکہ دیکھیں ایک یہ بات بتاؤں میں, یہ ورلڈ کپ کی طرح بڑا ٹورنامنٹ نہیں ہے. اف خدا نہ خواستہ وی لوز اگینسٹ نیوزی لینڈ, تو پھر ہمارے پاس 2 میچ بچیں گے. ایک بنگلہ دیش کے ساتھ ہے پنڈی میں, وہ شاید آپ جیت جائیں, لیکن پھر کون سا میچ بچے گا؟ انڈیا. تو 3 میچ ہیں, 3 میں سے 2 جیتنے ہیں آپ نے, کم سے کم 2 جیتنے ہیں. تو پہلا اگر آپ ہار گئے دین یو ول ہیو ٹو بیٹ انڈیا اینڈ یو ول ہیو ٹو بیٹ بنگلہ دیش. تو بہت چھوٹا ٹورنامنٹ ہے, اس میں زیادہ آپ کو پاس یہ نہیں, انلیس اینڈ انٹل کوئی انجرڈ ہو جائے تو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں. فارم پر تبدیل کرنا اتنے چھوٹے ٹورنامنٹ میں, فارم پہ کہ یار یہ اچھا نہیں کھیل رہا, اس کو کھلا لو, یہ چانس کم ہی ملے گا آپ کو. آپ نے نیوزی لینڈ کی بات کی, ابھی ٹرائی سیریز ہوئی, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ از ان اے بیٹر پوزیشن, اور اب جو ہے نیوزی لینڈ از ون آف دا اسٹرانگسٹ ٹیم ان دس ٹورنامنٹ رائٹ ناؤ. نیوزی لینڈ از ویری اسٹرانگ, بہت کنسسٹنٹ ہے. 50 لاکھ کا ملک ہے, 50 لاکھ کا ملک ہے. آپ رگبی میں ٹیلنٹ دیکھیں, آپ کرکٹ میں دیکھیں, سیمی فائنلسٹ تو پکا ہے نا, چاہے کوئی ایکسپرٹ آ کے آپ کو کہے یا نہ کہے نیوزی لینڈ, لیکن انہوں نے پہنچ جانا ہوتا ہے وہاں آ کے. پھر وہ میرے خیال سے پوٹینشیل ان کا سیمی فائنل, اب تو خیر 2 فائنل بھی کھیل چکے ہیں وہ, تو وہاں ان کا وہ ایک لمیٹیشن ہو جاتی ہے. لیکن ادروائز فار اے اسمال نیشن دے ہیو اے ویری گڈ ٹیم, سالڈ ٹیم. جیسے میں نے کہا اسپنرز بھی لے کر آئے ہیں, فاسٹ بالرز بھی ہیں, ان کے ہٹرز بھی ہیں. ولیمسن از بیک ان دا ٹیم, بڑا اچھا اسٹڈی گیم کھیلتے ہیں, پوری ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. بٹ میجر ICC ٹورنامنٹس میں پاکستان ہیز آلویز ہیڈ این اپر ہینڈ آن نیوزی لینڈ. وہ کچھ ہوتے ہیں, منکی آن دا بیک ہوتا ہے نا آپ کے, مطلب کچھ جنکس ہیں آپ کے, تو ہیں. تو پاکستان کا ان کے سامنے ٹریک ریکارڈ, پاکستان, سری لنکا, ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کے ساتھ ہمارا جو ریکارڈ ہے نا, وہ بہت بہتر ہے ان ICC ٹورنامنٹس. تو چاہے وہ اسٹرانگ ٹیم ہو, I will back Pakistan. You will back Pakistan. Of course. مجھے لگ رہا ہے کہ we can make it upset. اور نیکسٹ جو بڑا میچ ہمارا ہوگا, بڑا مقابلہ ہوگا, جس کا سب کو انتظار ہے, صرف انڈیا پاکستان کو انتظار نہیں ہوتا, پوری دنیا کو یہ انتظار ہوتا ہے, جو بھی کرکٹ شائقین ہیں ان کو. اس میں آپ کس کا اپر ہینڈ دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا ورسز پاکستان. یس, سمپل آنسر ہے, بہت سمپل آنسر, بہت سمپل آنسر ہے. پاکستان دماغ کہتا ہے انڈیا. اچھا, یہ بڑا مشکل بھی ہوگا کیونکہ جہاں یہ کھیلا جا رہا ہے وہاں کراؤڈ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 80-20 کراؤڈ ہوتا ہے. 80% جو ہے وہ انڈینز جو ہے وہ اسٹیڈیم میں چھائے ہوئے ہوں گے. سو اٹ ول بی اے گیم آف نروز آلسو. دیکھیں انڈیا کے ساتھ کھیلنا ان UAE, چاہے وہ شارجہ ہو, دبئی ہو, ہمارے لیے ہمیشہ ایک بلیسنگ رہا ہے. ہماری تھوڑی لک بہتر ہوتی ہے, وی پلے پرفارم بیٹر, ہسٹوریکلی یہ رہا ہے. اور انفیکٹ 2021 کا جو ورلڈ کپ تھا, آپ کو یاد ہے 150 ہم نے چیز کیا تھا T20 میں, ہم نے کبھی ان کو ورلڈ کپ میں نہیں ہرایا تھا, لیکن وہ دبئی میں تھا, ہم نے ان کو 150 رنز چیز کیے, 10 وکٹ سے چیز کیے. تو میرے لیے تو, میں تو دیکھیں جب ہم جو ہے نا کرکٹ انتھوزیاسٹ اور کرکٹ فینس جو ہوتے ہیں نا, وہ بہت کہتے ہیں نا سپرسٹیشس بھی ہوتے ہیں, تو ہم پرست ہوتے ہیں. تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار یہاں ٹریک ریکارڈ اچھا ہے تو یہ ہمارے ایڈوانٹیج میں ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہم تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ والیوم آپ اتنے پہ رکھیں گے تو شاید جیت جائیں گے. تو انڈیا کے سامنے ہم یہ ہر بار آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. کس کے ساتھ ہم میچ دیکھ رہے ہیں اور کس کے ساتھ کہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, لاسٹ ٹائم کہاں پہ بیٹھ کے دیکھا تھا, کون آپ کی کمپنی میں تھا, جو لکی فار اس, ہاں کوئی دوست آپ کا منحوس ثابت ہوا ہے اس دن, اس کو نہ بلانا. تو یہ انڈیا کے ساتھ دیکھیں, یو کھیل وہ رہے ہوتے ہیں, تیاری ہماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, نو ڈاؤٹ اسٹرانگ ہے, لیکن اسپنرس کو جو ہے وہ اچھا کھیل لیتے ہیں, اور فاسٹ بالرس میں جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج ہوگا آپ کے خیال میں. سیڈ انڈیا نا اب ایک بہت کنسسٹنٹ ٹیم بن گئی ہے. آئی نو ٹیسٹ میچ میں ان کو بھی بڑی مار پڑی. دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ بمراہ کا کتنا نقصان ہوگا. ہاں یہ دیکھیں, یہ میں اسی پہ آ رہا تھا, یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہمیں ملا ہے. نو بمراہ از وہ 2 پلیئر ہیں بھائی, وہ 2 پلیئر ہیں. ابھی جو فائنل میں ورلڈ کپ میں اس نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا, اس کا ایک اوور جو میچ وہ لٹرلی ہار چکے تھے, ایک اچھا اوور اینڈ انڈیا واز بیک ان دی گیم. مطلب وہ تو بالنگ مشین ہے اس وقت, اینڈ ہی از ریٹڈ ایز دا بیسٹ بالر پرابلی آف دس سینچری رائٹ ناؤ, جو 25 سال ہم نے دیکھے ہیں. تو اس کا مس ہونا بڑا ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہوگا. بٹ اگین ربیہ, اس میں انڈیا کی جو کنسسٹنسی ہے نا وائٹ بال میں, چاہے وہ T20 میں ہو, ابھی ورلڈ کپ جیتے ہیں, 2023 میں ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے ہیں اور سارے میچز جیتے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ ہارتے ہارتے پہنچ گئے. ابھی 24 کا جو T20 ورلڈ کپ تھا, سارے میچز جیتے.
2023 में सारे मैच जीते हुए आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गए. तो दे आर वेरी कंसिस्टेंट. और गौतम गंभीर के अंडर T20 में वो ट्राई कर रहे हैं कि हर मैच में हम स्कोर करें 220 प्लस 250 तक जाएं. वनडे क्रिकेट में उनका टारगेट है हम 350 करें इन विकेट्स पे. हम कंडीशंस की बात करें, ऐसी बात है, इफ यू प्ले इन इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ा सा चेंज हो सकती है कंडीशन. वो टारगेट कर रहे हैं हम 350 करें. एंड दे हैव द रिसोर्सेस. उनका अभिषेक जाता है तो तिलक वर्मा आता है, तिलक वर्मा जाता है तो पहले वो रोहित शर्मा वापस फॉर्म में आ जाता है. तो वो उनके पास तो उस वक्त शुभमन गिल, आई मीन उनको समझ नहीं आती. जायसवाल सच अ ब्रिलियंट प्लेयर, जगह नहीं मिल रही है. मतलब हमारे पास होते हैं, हम कहते हैं यार किसी को भी बिठा दो, तुम आ जाओ टीम में. तो वो बैटिंग से तो भरी हुई है टीम उनकी. सही. और ये बताएं कि शामी का वापस आना, यू थिंक ही इज इन फुल फॉर्म राइट नाउ? आपने अभी बात नहीं करनी इस पे, बाद में अगले पॉडकास्ट पे इंडिया में चले तफसील से बात करेंगे. बट शामी, यस, ही इज अ वेरी गुड बॉलर. अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने. He's making a comeback. अभी उन्होंने खेला है लास्ट सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड. डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऑलवेज अ रिलायबल बॉलर. अगर जैसे वो बुमराह इंजर्ड नहीं होते तब भी शामी और बुमराह ही साथ खेल रहे होते. ठीक है, बता दें आप मुझे, क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं बिल्कुल, पूरी तरह से जो है वो इन डिटेल जो है वो आपका एनालिसिस होता है और आप देखते हैं क्रिकेट. कौन से हॉट फेवरेट कौन है इस वक्त, पहले तो ये बताएं. सेमीफाइनल में मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया फ्रॉम वन ग्रुप, ये क्वालिफाई करेंगे. दूसरी तरफ बड़ा टफ ग्रुप है, उसमें इंग्लैंड भी है, अफगानिस्तान इज, यू कांट रूल आउट. हाँ, टेल मी अबाउट अफगानिस्तान आल्सो. या ऑफ कोर्स, आई मीन वो किसी भी टीम को अपसेट कर सकते हैं. और इन कंडीशंस में तो साउथ अफ्रीका भी डे होता है एंड देन यू नो डे की बात नहीं. अब तो वो दे आर अ गुड टीम. मतलब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड क्योंकि वल्नरेबल हो जाते हैं अक्सर इन कंडीशंस में, तो उनको तो कभी भी पकड़ सकते हैं ये. ठीक है. तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा टफ ग्रुप है दूसरा. लेकिन फिर भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका वहाँ से शायद क्वालिफाई कर जाए. इंग्लैंड हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी, इंडिया में भी बड़ी बुरी तरह आ रहे हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा वीक लग रहा है और इन कंडीशंस के हिसाब से और ज़्यादा वीक हो जाते हैं. तो ये 4 मुझे फाइनलिस्ट नज़र आ रहे हैं. सही. और फिर इसके बाद कौन हो सकता है? आई मीन पाकिस्तान को जरूर आना चाहिए, दिल से तो यही हमारी ख्वाहिश है. हाँ बिल्कुल. बट हिस्ट्री रिपीट हो सकती है 2017 वाली. इंडिया को बीट करना, उस वक्त भी हम 8वें नंबर पे थे एंड वी गेव अ सरप्राइज, राइट? एग्जैक्टली. लेकिन हो सकता है फाइनल में, अभी फाइनल के लिए आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एंड प्रॉब्ली इंडिया आर 2 टीम्स जो के फेवरेट है, जो कि स्ट्रांग है, ऑन पेपर स्ट्रांग है, बट ऑब्वियसली नथिंग कैन बी श्योर इन ODI. ठीक है शहजाद, थैंक यू सो मच. आपको हम बुलाते रहेंगे जैसे बड़े बड़े मैचेस होते रहेंगे, ताकि आपको भी कोई परेशानी, मतलब मैं तो यहाँ पे मैं बोलता रहूँगा, आपका पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा. ताकि आपको भी परेशानी भी ना हो कोई, है ना? बिल्कुल. इसमें तो आपको पता है, यहाँ तो अब तो न्यूट्रल एम्पायर्स हैं ICC के. न्यूट्रल है? हाँ, न्यूट्रल एम्पायर होते हैं यहाँ. नहीं, वो वाले न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल एम्पायर है. कोई धांधली का चांस नहीं है. हाँ, कोई एक आध डिसीजन वगैरह कहते हैं लोग, कोई भाई जैसे मैंने कहा रोहित शर्मा ने किसी, विराट कोहली ने किसी को धक्का दे दिया तो वो बैन नहीं होगा, उसको फाइन हो जाएगा. इस हद तक हो सकती है, अदरवाइज I think neutrally, right? Neutrally. Thank you so much. Thank you so much, Rabia.